गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। और ये नया महीना है, 1 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को और नए महीने की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। क्या है प्रश्न कि अभी हाल ही में किस भारतीय संगठन को 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा एजुकेट गर्ल्स को। और ये प्रश्न एग्जाम में आपके डेफिनेटली पूछा जाएगा। अभी बताता हूं क्यों। पहले हम रेमन मैग्सेसे अवार्ड की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। कहां पर दिया जाता है? मनीला, फिलीपींस में। और इस अवार्ड की स्थापना एक बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। इसकी स्थापना हुई थी या स्थापित हुआ था ये 1957 में। पहली बार ये दिया गया था 1958 में। और अगर पूछे पहले भारतीय कौन थे ये अवार्ड पाने वाले, अभी तक तो कई सारों को मिल चुका है, लेकिन फर्स्ट इंडियन की बात करेंगे, विनोबा भावे को मिला था 1958 में ही। और अगर बात करें अभी सबसे लास्ट में किस भारतीय को मिला था, तो 2019 में मिला था रविश कुमार को। और उसके बाद अब जाकर के एक भारतीय संगठन को मिल रहा है। और ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न इसीलिए है क्योंकि पहली बार ऐसा है जब किसी भारतीय संगठन को यह अवार्ड दिया जा रहा है। हर बार किसी व्यक्ति को दिया जा रहा था, लेकिन पहली बार किसी भारतीय संगठन को दिया जा रहा है, तो प्रश्न ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्चुअली में अभी 2025 का ये जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है ये 3 को दिया जा रहा है। एक मालदीव की शाहिना अली को पर्यावरण संरक्षण में उनके योगदान के लिए, एक फिलीपींस के ही हैं फ्लावियानो एंटिनियो, इनको दिया जा रहा है हाशिए पर पड़े समुदायों का समर्थन करने के लिए, और एक भारतीय संगठन को। दो व्यक्ति हैं और एक भारतीय संगठन है, एक एनजीओ है, नाम है एजुकेट गर्ल्स। इसकी संगठन की, इस एनजीओ की बात करें, स्थापना इसकी होती है 2007 में। किसने की थी? सफीना हुसैन ने। इसका काम क्या है? इस संगठन का उद्देश्य क्या है? भारत के ग्रामीण और शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में सभी लड़कियों को स्कूल में नामांकन करवाना, रजिस्ट्रेशन करवाना और ये सुनिश्चित करना कि वह रेगुलर स्कूल जा रही हैं और उन्हें क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है। ये इस संगठन, इस एनजीओ का उद्देश्य है। नाम याद रखना, एजुकेट गर्ल्स। और इसी को अभी 2025 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला। और इस तरह से ये भारत का पहला संगठन बन गया रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाला, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। ठीक है, तो प्रश्न सब मैंने आपको बता दिए, पॉइंट्स ध्यान में रखना। अब कुछ और अवार्ड्स मैं आपको यहाँ पे रिवाइज कराता हूँ जो इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे कि देखो, अभी मोदी जी को किस देश में की टू द सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अर्जेंटीना। 2025 का पेन पिंटर पुरस्कार जीता है सुडानी स्कॉटिश लेखिका हैं लीला अबुलेला। और संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार 2025 ये ब्रेंडा रेनॉल्ड्स को और कैनेडी ओडेडे को दिया गया। ये ब्रेंडा कनाडा से हैं और कैनेडी केन्या से। सुहानी शाह बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी। और 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्र पुरस्कार नितिन गडकरी जी को। खाद्य एवं शांति के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता बने प्रोफेसर एडेमोला एडेनले, ये नाइजीरिया से हैं। ये इंपॉर्टेंट मार्क करना, पहली बार दिया जा रहा है तो इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने जो अभी इक्वेटर प्राइज 2025 दिया किसे? बीबी फातिमा सेल्फ हेल्प ग्रुप को। कहाँ का है? कर्नाटक का। ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 ये प्रेमचंद पुखरामबम को दिया गया, मणिपुर के मूर्तिकार हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अभी 2025 वाला कुमार मंगलम बिरला को दिया गया। और 34वां सरस्वती पुरस्कार ये अभी 2024 के लिए साधु भद्रेश दास को दिया गया, संस्कृत विद्वान है, उनकी पुस्तक स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा के लिए। तो सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स रहेंगे, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में स्कूल कक्षाओं में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक किसने पारित किया है? तो आंसर होगा साउथ कोरिया ने। तो अभी साउथ कोरिया ने स्कूल कक्षाओं में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाले एक विधेयक को पारित कर दिया है। उद्देश्य है नाबालिगों के बीच सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगाना। भाई पूरे दिन भर में बच्चे जो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, हम उन पर रोक नहीं लगा सकते हैं। आप भारत में ही देख लो, अपने घरों में ही देख लो, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको कुछ भी नहीं आता लेकिन मोबाइल को ऑपरेट करना आता है। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल में पता नहीं क्या देखते रहते हैं, और एक बार लत पड़ जाती है तो बहुत मुश्किल होता है उनसे फ़ोन छुड़ाना। फ़ोन छुड़ाओगे तो वो नाराज़ हो जाते हैं, रूस जाते हैं, बहुत ड्रामे हैं। मेरे घर में खुद छोटा बच्चा है तो मुझे पता है कि क्या हालत हो जाती है। और कितना ही आप मत दो, लेकिन दूसरों को देख देख करके वो सीख जाते हैं। उन्हें सुसु पोटी बोलना नहीं आता, लेकिन ये पता है कि ये मोबाइल है, यहाँ से ये बटन दबता है, यहाँ से कुछ होता है, कान पे लगा के हेलो बोलना है। मतलब आगे वाली जनरेशन के लिए एक नया टास्क है ये। हमारे जो माँ बाप होते थे वो इस चीज़ से तो फ्री थे, लेकिन जो अब ये नई जनरेशन है, जो अब माँ बाप बनेंगे, आप लोग बनोगे, तो ये एक नया टास्क रहेगा कि बच्चों को इस चीज़ से कैसे बचाना है। तो पूरे दिन तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन स्कूल ही या ट्यूशन ही एक ऐसा जरिया है जहाँ पे हम
मोबाइल और बच्चों को अलग अलग रख सकते हैं। तो साउथ कोरिया ने भी ऐसा ही किया है कि कम से कम स्कूल में तो ये मोबाइल से दूर रहेंगे। तो उसी के लिए इन्होंने ये एक विधेयक पारित किया है। और आपको याद भी होगा, ऑस्ट्रेलिया ये दुनिया का पहला देश बना था जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल को पूरी तरह से बैन कर दिया था। और एक रिपोर्ट भी आती है, उसमें बताया गया था कि 99 परसेंटाइल साउथ कोरिया के जो लोग हैं वो ऑनलाइन हैं और 98% लोगों के पास वहाँ पे स्मार्टफोन है, जिससे ये देश डिजिटल कनेक्टिविटी के मामले में टॉप पर है। ऐसे तो ये प्राउड वाली बात लग रही है, लेकिन यही कारण भी एक चिंता का कारण बन जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो युवा हैं, यूथ हैं, उनका इस पर गलत प्रभाव पड़ रहा है सोशल मीडिया के कारण। अच्छा, एक प्रश्न और बन सकता है कि अभी किस देश ने 13 से लेकर 16 वर्ष के नाबालिगों को उनके माता पिता की सहमति से ही सोशल मीडिया के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है? तो वो देश है जर्मनी। लेकिन बात यहाँ पे साउथ कोरिया की है, तो ले चलते हैं साउथ कोरिया। ये रहा मैप में साउथ कोरिया। कैपिटल सियोल हो गई है, करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। और साउथ कोरिया के भी नए प्रेसिडेंट बने थे, ली जाए म्यूंग। और साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को कहते हैं 38 डिग्री पैरेलल। और इसकी जो भी स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है? कासा। और याद रखना, हम यानी कि भारत ये K9 होवित्जर तोप ये साउथ कोरिया से ले रहे हैं। साउथ कोरिया की एक हनवा एरोस्पेस कंपनी है, उसके साथ हमने समझौता किया है। ठीक है, ध्यान रखना। ये अगला देखते हैं प्रश्न। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत के सहयोग से किसने पुनासांगछू सेकंड जल विद्युत परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है? तो आंसर होगा भूटान ने। तो ये पुनासांगछू सेकंड जो नाम है इसका, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ये भूटान में स्थित है। और ये प्रोजेक्ट अभी पूरा हो चुका है, बन करके तैयार हो गया। इस प्रोजेक्ट के पूरे होने के बाद अब भूटान की जो इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी है वो 40% बढ़ करके 3500 मेगावाट के ऊपर हो गई है। और इस प्रोजेक्ट के लिए भारत और भूटान के बीच में 2010 में एक एग्रीमेंट हुआ था और भारत ने इसके लिए 3777 करोड़ रुपए का फंड दिया है, जिसमें से 30% तो ग्रांट है, यानी कि अनुदान के रूप में दिया गया, मतलब जिसमें ये लौटाना नहीं है भूटान को। बाकी 70% लोन के रूप में दिया गया है, ये भूटान को इंटरेस्ट के साथ हमें लौटाना पड़ेगा। और इस पुनासांगछू सेकंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की कैपेसिटी की बात करेंगे तो ये है 1020 मेगावाट। एक्चुअली में इस तरह की यहाँ पे 6 यूनिट्स हैं और प्रत्येक की जो कैपेसिटी है 170 मेगावाट है। तो टोटल कैपेसिटी 1020 मेगावाट हो गई है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि भारत और भूटान के बीच में 5 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम किया गया है। कहाँ पर? भूटान पे ही। उनके नाम मैंने लिख दिए हैं। एक तो चूका है, बाकी सबकी कैपेसिटी भी साथ साथ लिख रखी है। एक कुरिचू है, ताला है, मोंगडेचू हो गया, और जो आज हमने पढ़ा पुनासांगछू सेकंड। ठीक है, ध्यान रखना ये। बाकी बात भूटान की है तो भूटान भी लेकर के चलते हैं आपको। ये रहा मैप में भूटान। कैपिटल थिम्पू होती है, करेंसी है इंडियन रुपी भी चलती है, एंगल ट्रम भी है। और प्रधानमंत्री हैं शेरिंग टॉप के। यहाँ के राजा हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। और अभी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी, ग्रीन क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा की थी भूटान ने। दुनिया का पहला राष्ट्र स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली ये भी शुरू किया था भूटान ने ही। ठीक है, तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में 15 MTOE से ज्यादा की श्रेणी में टॉप पर कौन रहा है? तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। अभी इसका मतलब बताऊंगा, ये जो श्रेणी है इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा, पूरा प्रश्न समझाऊंगा। पहले हम शुरुआत करते हैं कि ये है क्या। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक है, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2024 है। जारी किया है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने। और इस बार ये इसका 6ठा संस्करण है। 2023-24 के डेटा के हिसाब से यहाँ पर रैंकिंग इसने तैयार की है। बताता क्या ये इंडेक्स कि कौन सा राज्य ऊर्जा दक्षता यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी के लिए जो पॉलिसीज हैं, जो इन्वेस्टमेंट है और जो इनिशिएटिव्स ये लेकर के आते हैं उनको लागू करने में कितना सफल है, कौन सा राज्य, उसी के हिसाब से ये रैंकिंग दी गई है। और यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज में रैंकिंग दी गई है। पहले तो 5 मतलब यहाँ पे ग्रुप्स में इन्होंने बांटा है। जैसे कि ग्रुप 1 में महाराष्ट्र टॉप पर है, ग्रुप 2 में आंध्र प्रदेश, ग्रुप 3 में आसाम, ग्रुप 4 में त्रिपुरा टॉप पर है। अब यहाँ पे इसका मतलब समझो 15 MTOE से ज़्यादा, यही वाला प्रश्न में पूछा था, हमने उत्तर महाराष्ट्र करा था। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया ओवर 15 मिलियन टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट, मतलब टोटल एनर्जी कंजप्शन 15 मिलियन टन ऑयल से मिलने वाली एनर्जी से भी ज़्यादा है। मतलब 15 मिलियन टन ऑयल जितनी मुझे एनर्जी देगा उससे भी ज़्यादा
टोटल एनर्जी कंजप्शन हो रहा है यहाँ पे, तो उस मामले में महाराष्ट्र टॉप पर है। और अगर ये कंजप्शन 5 और 15 के बीच में है तो उस मामले में आंध्र प्रदेश टॉप पर है। 1 से 5 के बीच में है तो असम टॉप पर है, और 1 से भी कम है तो त्रिपुरा टॉप पर है। इस तरह से ये रैंकिंग तैयार की गई है। इसके अलावा लीडिंग ग्रुप में भी बात की अग्रणी समूह में, तो इसमें आंध्र प्रदेश को रखा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु को। इनका स्कोर मतलब 60 से ज़्यादा है। और अचीवर ग्रुप में सफल समूह में असम और केरल को रखा है, इनका स्कोर 50 और 60 के बीच में है। और दावेदार समूह में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश को रखा, मतलब इनका स्कोर 30 और 50 के बीच में है। तो जिस भी तरह से इन्होंने कैटेगरी डिवाइड की है सब मैंने आपको बता दिया है। ये है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक। अब इंडेक्स वाला प्रश्न है, चलो कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस में आपको रिवाइज कराता हूँ। एक ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 आई थी, उसमें भारत चौथे स्थान पर था, टॉप पर चाइना है। फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट आई थी, इसको इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने जारी किया था, टॉप पर सूडान है, भारत 31 पे है। मानव विकास सूचकांक में भारत 130 पे है, टॉप पर आइसलैंड है। जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स में भारत की रैंक है 102। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 10वें स्थान पे है, पहले, दूसरे, तीसरे पे कोई नहीं है, चौथे पे डेनमार्क है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसमें भारत 131 पे है, टॉप पर आइसलैंड है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इसमें भारत 71 पे है, टॉप पे स्वीडन है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, इसमें टॉप पर डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन थी। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025, भारत 15वें स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका। यूनाइटेड नेशन ने जो वुमेन इन एग्जीक्यूटिव लीडरशिप रिपोर्ट जारी की थी, उसमें भारत 174 पे है, टॉप पर निकारागुआ। परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स 2.0 में टॉप पर चंडीगढ़ है। 19वां ग्लोबल पीस इंडेक्स आया, उसमें भारत 115वें स्थान पर है, टॉप पर आइसलैंड है। 10वां सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स भारत 99 पे है, टॉप पर फिनलैंड रहा। उसके अलावा हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका है। मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन इंडेक्स में टॉप पर केरल है। और गिरी इंडेक्स आया था, उसमें भारत चौथे स्थान पर है, टॉप पर स्लोवाक गणराज्य है। नीति आयोग के उत्तर पूर्वी क्षेत्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में कौन सा जिला टॉप पर रहा, तो हन हथियाल मिजोरम का। और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में दुनिया में भारत की रैंक क्या है, तीसरे स्थान पर है, पहले पे अमेरिका फिर चाइना। ग्लोबल AICTE इंडेक्स में टॉप पर सिंगापुर है, और भारत में टॉप पर बंगलुरु है, जो इस पूरी लिस्ट में 26वें स्थान पर है। जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक, ये पहली बार जारी हुआ, IIT दिल्ली और IIT गांधीनगर ने जारी किया, टॉप पर पटना जिला रहा, मतलब पटना जिला ये बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा। और वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग आई थी, उसमें भारत 41 पे है, टॉप पर स्विट्जरलैंड है। तो ये सारे इंडेक्सेस अभी न्यूज़ में थे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि कॉमनवेल्थ सीनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते, तो आंसर हो जाएगा 13 मेडल। कॉमनवेल्थ सीनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025, इस बार इसका 25वां एडिशन था। अभी 24 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक ये हुआ। कहाँ पर हुआ? अहमदाबाद, गुजरात में। और ये 2026 में ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाइंग इवेंट था। भारत ने टोटल 13 मेडल जीते, जिसमें 4 गोल्ड हैं, 6 सिल्वर हैं और 3 ब्रोंज हैं। 4 गोल्ड कौन कौन लेकर के आए देख लो एक बार। ऋषिकांत सिंह 60 किलोग्राम कैटेगरी में, अजीत नारायण 71 किलोग्राम कैटेगरी में, अजय बाबू वल्लूरी 79 किलोग्राम कैटेगरी में, और मीराबाई चानू 48 किलोग्राम कैटेगरी में। इस तरह से यहाँ पे 4 गोल्ड लेकर के आते हैं। और पूरी मेडल टैली में बात करोगे तो भारत इसमें टॉप पर रहा है। और एक पॉइंट ये ध्यान रखना कि 2026 में जो एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप है ये भारत में होगा, अहमदाबाद, गुजरात में। अभी 2025 वाला एडिशन चाइना के जियांगशान में हुआ, और भारत इसको दूसरी बार होस्ट करेगा। पहली बार भारत ने 1982 में होस्ट किया था, जब ये दिल्ली में हुआ था। और इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन की स्थापना होती है 1905, हेडक्वार्टर लुज़ेन, स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट है मोहम्मद जलूत। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में एशियाई विशाल कछुओं का पहला कृत्रिम उष्मायन सफलतापूर्वक कहां पर हुआ है, तो आंसर हो जाएगा इसका मणिपुर में। तो अभी मणिपुर की कैपिटल इम्फाल में एशियाई विशाल कछुओं के लिए पहला सफल कृत्रिम उष्मायन ये किया गया है। कृत्रिम उष्मायन का मतलब हो गया आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन। तो ये एक मैकेनिकल प्रोसेस होता है जिसमें अंडों से चूजे निकालने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा ना, मुर्गी के अंडे से बच्चे बाहर आने के लिए पहले मुर्गी उस पर बैठती है, कई समय तक उन अंडों को गर्म करती है। वो नेचुरल प्रोसेस होता है, और वही काम यहाँ पे मशीनों के द्वारा किया जा रहा है, जिसे ही बोला है कृत्रिम उष्मायन, आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन। और अभी इसी प्रोसेस के जरिए अभी मणिपुर में एक घोंसले से 28 बच्चे पैदा हुए हैं, और एशिया में ऐसा पहली बार किया गया है, ये भी ध्यान रखना।
और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि ये एकमात्र ऐसा कछुआ है जो जमीन पर पत्तों के ढेर बना करके उसमें अपने अंडे देता है और फिर उस पर बैठ करके उनकी रक्षा करता है। और इन एशियाई विशाल कछुओं को अपने बड़े आकार के होने के कारण इन्हें जंगल का छोटा हाथी भी कहा जाता है, पर ये गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं। IUCN की क्रिटिकल एंडेंजर्ड लिस्ट में ये शामिल है। ठीक है, तो याद रखना भी एशियाई विशाल कछुओं, जिन्हें जंगल का छोटा हाथी कहते हैं, इनका भी पहला कृत्रिम उष्मायन आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन ये कहाँ पर सफलतापूर्वक किया गया? मणिपुर के इम्फाल में। अच्छा, कछुओं से अभी 2 प्रश्न आपको याद आएंगे। अभी हमने पढ़ा था कि अभी तमिलनाडु ने चेन्नई में दूसरी मरीन एलिट फोर्स बनाई थी ऑलिव रिडले कछुओं के संरक्षण के लिए। और हर साल आप जानते ही हो भारतीय तटरक्षक बल ये उड़ीसा में ऑलिव रिडले कछुओं के संरक्षण के लिए एक ऑपरेशन चलाता है, ऑपरेशन ओलिविया। ठीक है, तो वो भी ध्यान में रखना। अब बात यहाँ पे मणिपुर की हुई है बेसिकली, तो मणिपुर भी लेकर के चलते हैं आपको। ये रहा मैप में मणिपुर, कैपिटल इम्फाल हो गई है, गवर्नर है अजय कुमार भल्ला, और इन्हीं को अभी नागालैंड का एडिशनल चार्ज भी दिया गया है क्योंकि ला गणेशन जी का निधन हो गया ना, इसलिए। और किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? मणिपुर। मणिपुर में लोकटक झील आपको मिलेगी और इसी पर दुनिया का एकमात्र 13वां नेशनल पार्क है, काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। मार्शल आर्ट क्या होता है मणिपुर का? थांगटा। बाकी मणिपुर से ये 2-3 प्रश्न और देख लो, करंट अफेयर्स के हैं कि अभी असम राइफल्स ने एडवांस ड्रोन ट्रेनिंग के लिए किसके साथ समझौता किया? IIIT मणिपुर। ललित कला अकादमी पुरस्कार जो भी दिया गया 2025 का प्रेमचंद पुखरामबम, ये मणिपुर के हैं, मणिपुर के मूर्तिकार हैं। अभी समन्वय शक्ति अभ्यास हुआ था, असम और मणिपुर में हुआ था, इंडियन आर्मी ने किया था। ठीक है, तो इस कारण से मणिपुर न्यूज में था। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में भीख मांगने को अपराध घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर हो जाएगा मिजोरम। तो अभी मिजोरम हाल ही में भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य बन गया है। अभी यहाँ की राज्य विधानसभा ने इस पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को पारित कर दिया। तो इस कानून का उद्देश्य न केवल भिखारियों पर रोक लगाना है, बल्कि उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करके आत्मनिर्भर बनाना और समाज में फिर से खड़ा करना है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि देश का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन सा बना, तो फिर आप आंसर करना होगा इंदौर। ठीक है, अब बात तो यहाँ पे वैसे मिजोरम की हो रही है, तो मिजोरम लेके चलते हैं। ये रहा मैप में मिजोरम, कैपिटल एजोल होती है, मुख्यमंत्री लाल दुहोमा, गवर्नर है VK सिंह। चापचार कुट महोत्सव मनाया जाता है यहाँ पे, एंथोरियम महोत्सव होता है। अभी यहाँ पे बना खाई हैंड होल्डिंग स्कीम भी शुरू हुई थी। नेशनल ट्राइबल यूथ फेस्टिवल 2025 का आयोजन हुआ मिजोरम में। और पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता का दर्जा हासिल करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? मिजोरम है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद दूसरा बना था गोवा। उसके अलावा राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ने वाली चौथी पूर्वोत्तर राजधानी बनी थी आइजोल, जो कि मिजोरम की कैपिटल है। और इसके अलावा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा मिजोरम के लुंगफुन रोपुई स्थल को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में मान्यता दी गई थी। ठीक है, इन सब कारण से अभी मिजोरम न्यूज में था, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि हाल ही में चर्चा में रहा उम्मीद पोर्टल का संबंध किससे है? तो सही उत्तर होगा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय से। फुल फॉर्म देखो क्या होती है, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। और वैसे इसके बारे में पहले भी आपको बता चुका हूं कि इस उम्मीद पोर्टल को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था? 6 जून 2025 को। क्या उद्देश्य था? देश भर की वक्फ संपत्तियों का कुशल प्रबंधन और पंजीकरण करने के उद्देश्य से इसको लॉन्च किया गया था। पर अभी ये फिर से न्यूज में क्यों है? क्योंकि अभी अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अल्पसंख्यक समुदायों की विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथ बच्चों को सहयोग प्रदान करने के लिए उम्मीद पोर्टल पर एक समर्पित मॉड्यूल लॉन्च किया है। तो इसके लिए पात्र लाभार्थी जो भी हैं वो वक्फ अलाल औलाद संपत्तियों से प्राप्त रख रखाव सहायता के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। तो इस कारण से एक बार फिर से उम्मीद पोर्टल ये चर्चा में आया है, तो इसको आप जरूर याद रखना कि इसका संबंध किससे है, किसने लॉन्च किया, कब लॉन्च किया, क्या उद्देश्य है, मैंने आपको बता दिया है। वैसे हमारे माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? किरण रिजिजू हैं। अब वैसे तो ये पोर्टल वाला प्रश्न है, चलो कुछ और इंपॉर्टेंट पोर्टल्स जो भी न्यूज में रहे मैं आपको कुछ एक रिवाइज कराऊं। आंध्र प्रदेश ने मन मित्र नाम से एक चैटबॉट सुविधा शुरू की थी। सेबी ने मित्र प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। और आधार सुशासन पोर्टल को इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्ट्री ने, बॉन्ड सेंट्रल पोर्टल को सेबी ने, केंद्र सरकार ने एंटी रेबीज एंटी स्नेक वेनम स्टॉक की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? ज़ूविन। जल संरक्षण के लिए भागीरथ ऐप को लॉन्च किया उत्तराखंड ने। भू भारती पोर्टल को तेलंगाना ने। ई सेहत एप्लीकेशन को जम्मू कश्मीर ने। और सचेत एप्लीकेशन को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने। प्रवाह पोर्टल और सारथी पोर्टल को RBI ने। और प्रवाह सॉफ्टवेयर को इसरो ने।
डिपो दर्पण पोर्टल, इसे उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने लॉन्च किया था, जिसके मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। और जो आज हमने पढ़ा उम्मीद पोर्टल, इसको अल्पसंख्यक मंत्रालय ने लॉन्च किया था। ठीक है, तो लगभग 12-13 पोर्टल हमने यहाँ पे रिवाइज कर लिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश की यात्रा के दौरान दारुमा गुड़िया भेंट की गई? तो आंसर होगा जापान। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये जापान की यात्रा पर गए हुए थे 29 और 30 अगस्त को, 2 दिनों के लिए गए। और वहां पर वे भारत जापान के 15वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। और इसी यात्रा के दौरान उन्हें वहां पे दारुमा गुड़िया भेंट की गई। तो जापानी संस्कृति में दारुमा गुड़िया को सौभाग्य और दृढ़ता का शुभ प्रतीक माना जाता है, और अभी इनको ये मोदी जी को भेंट की गई ये गुड़िया, ध्यान में रखना। अब बात जापान की है, तो ये रहा मैप में जापान। देखो, जापान की कैपिटल टोक्यो हो गई, करेंसी है येन है, प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा, यहाँ की संसद को डाइट कहते हैं। और मुख्य रूप से 4 बड़े द्वीप आपको मिलेंगे यहाँ पे, होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु और शिकोकू द्वीप। कुछ और प्रश्न देख लो आप जापान से। रिकॉर्ड समय में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन ये बनाया जापान ने। जापान की ऑटोमोबाइल कंपनी है होंडा, और अभी उसने अपने पहले रीयूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किया था। और इस तरह से अमेरिका और चीन के बाहर पहली बार किसी कंपनी ने रीयूजेबल रॉकेट का परीक्षण किया था। जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह गोसेट GW को अभी लॉन्च किया था जापान ने। किस रॉकेट से? H2A रॉकेट से। और जा माता अभ्यास ये भारत और जापान के कोस्ट गार्ड्स के बीच में हुआ, कहां पर? चेन्नई में हुआ। 32वां फिसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025, इसका आयोजन अभी जर्मनी में हुआ था, जहां पे भारत 20वें स्थान पे रहा था, 12 मेडल के साथ टॉप पर जापान रहा था। तो इन सब कारण से जापान न्यूज में था। हम अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, अगले प्रश्न की ओर बढ़े उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि जो आपका वीकली करंट अफेयर्स वाला जो अगस्त का लास्ट वीक का जो वीडियो है, आज मॉर्निंग में मैंने डाल दिया। एक्चुअली वो संडे में डालना था, संडे को डालना होता है, लेकिन वो मुझसे बन नहीं पाया, क्योंकि संडे को मैंने डेली करंट अफेयर्स का भी वीडियो डाला, उसके बाद मैंने वीकली वाला भी बनाना था। तो एक ही दिन 2 वीडियो बनाना, तैयार करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लग जाती है, तो वो कल रेडी नहीं हो पाया। क्योंकि आप बहुत सी जगह देखोगे संडे को या तो डेली करंट अफेयर्स का वीडियो आता है या फिर वीकली वाला वीडियो आता है, और मेरे को आप लोगों के लिए दोनों डालने थे, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने केवल वीकली वाला डाला था, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि डेली वाला भी डालो। डेली वाला डालते हैं तो कहते हैं वीकली भी डालो, तो दोनों डालने में मैं असमर्थ रहा, मतलब रेडी पूरा नहीं हो पाया। तो आज मॉर्निंग में मैंने डाल दिया, तो आप देख लेना। उस वीडियो के साथ आपका अगस्त का पूरा रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं कोशिश करूंगा पूरा अगस्त को एक साथ 1 लाइनर की फॉर्म में मैं मंथली लेकर के आऊं। अभी जो वीकली लेकर के आया उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैंने लिए हैं, इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उसमें हल्का हल्का डिस्क्रिप्शन में देता चला हूं। तो 3 तरह के वीडियोज हो गए आपके पास। जिसको फुल डिटेल में पढ़ना है वो डेली करंट अफेयर्स वाले पढ़ सकते हैं, हल्का डिटेल में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने तो वीकली वाले देख सकते हैं। और एक अब लास्ट में मैं लेकर के आऊंगा मंथली वाला, वो 1 लाइनर लेकर के आऊंगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे 1 लाइनर की फॉर्मेट में, तो हर तरह के बच्चों को समाधान मिल जाएगा। जो जैसा पढ़ने जाते हैं वो वैसा पढ़ सकते हैं। बस अगर आपको मेहनत अच्छी लग रही है, सेशन अच्छा लग रहा है, आप चाहते हैं कि ये कंटिन्यू रहे, तो अपने वीडियोस को सपोर्ट भी किया कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, स्टडी ग्रुप में, जो भी आपका स्टडी ग्रुप चैनल है, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, एक बार वहाँ पे शेयर ज़रूर करना अपने वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में। और वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी क्विज भी मिल जाती है आपको क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, चलो। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी नीरज चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड में डायमंड लीग फाइनल में कौन सा पदक जीता? तो सिल्वर मेडल जीता यहाँ पे। तो स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में जो डायमंड लीग का फाइनल हुआ उसमें हमारे जो भाला फेंक खिलाड़ी है नीरज चोपड़ा, उन्होंने सिल्वर जीता है 85.01 मीटर थ्रो के साथ। तो फिर यहाँ पे गोल्ड किसने जीता? तो जूलियन वेबर ने, जो जर्मनी के भाला फेंक खिलाड़ी हैं, इन्होंने 91.51 मीटर थ्रो के साथ यहाँ पे गोल्ड जीता है, और नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता, ये ध्यान रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। आप बताइए कमेंट करके, जब तक हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। और हाँ, पीडीएफ कहाँ मिलती है? पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलती है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ पे आपको सारी क्विजेज मिल जाती है प्रैक्टिस के लिए। अब कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था अभी एथलीटों के लिए भारत का पहला मोंडो ट्रैक कहां पर शुरू हुआ? नई दिल्ली। फिर पूछा अभी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ये कहां पर शुरू की गई? बिहार। आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का 5वां संस्करण गोवा में हुआ। और नुआखाई महोत्सव ये कहां पे मनाया जाता है? उड़ीसा में। नारी 2025 रिपोर्ट को जारी किया राष्ट्र महिला आयोग ने। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए MD CEO बने आकाश त्रिपाठी।
पहली बार दिल्ली के बाहर अनुसूचित जाति जनजाति संसदीय समिति के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर हुआ? भुवनेश्वर। स्वास्थ्य सेवा पहल भारत ब्रेन कहां पर शुरू हुई? आंध्र प्रदेश। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस ये कब मनाया गया? 30 अगस्त को। और आखिरी प्रश्न था, शिकागो विश्वविद्यालय की वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित राज्य या यूनियन टेरिटरी कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा दिल्ली। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे क्या पूछा था? विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 को किसने जीता? तो आंसर होगा मारिया अंगेला हुंगरिया ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।